अस्सलाम वालेकुम। बेटा अभी आपको क्लियर है आवाज? बेटा अभी क्लियर है आपको आवाज? यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि लास्ट आपका प्रोजेक्ट जो था, उसमें हमने कहाँ तक पहुंचे थे। हमने काम किया था कि हम 3 डिजाइन ऑप्शंस हमने ली, 3 डिजाइन बनाए। हमने एक टास्क लिया, हमने टास्क को परफॉर्म करके देखा। देन हमने देखा कि वो टास्क जो है, उसके लिए स्टोरी बोर्ड्स हमने क्रिएट किए। स्टोरी बोर्ड्स क्रिएट करने के बाद हमने एक टास्क को परफॉर्म करा के देखा। मीन उसका बिहेवियर चेक किया कि एक जैसे लॉगिन है, लॉगिन पे क्लिक करने से आगे क्या आएगा, आगे होम पेज आएगा, नेक्स्ट हमने क्लिक करना है तो क्या चीज आएगी। ये हम करके देख चुके हैं। नेक्स्ट आपका टास्क क्या है, यू हैव सिलेक्टेड एन ऑप्टिमल डिजाइन सोल्यूशन फ्रॉम द मल्टीपल फिजिबल ऑप्शंस। आपने फिजिबल ऑप्शंस में से ऑप्टिमल सेलेक्ट कर दिया। अब आपने एक वीडियो बनानी है, वीडियो प्रोटोटाइप ऑफ द स्टोरी बोर्ड यू हैव क्रिएटेड। आपने एक्चुअल में नहीं करना। जैसे हमने विजर्ड ऑफ ऑज की एग्जांपल ली थी। विजर्ड ऑफ ऑज क्या होता है कि आप एक मूवी भी है इस नाम से, आपने सामने कुछ और प्रेजेंट करना होता है। सामने ऐसे लग रहा है जैसे मैजिक से कोई चीज हो रही है, लेकिन बैकएंड पे वो चीज मैनुअल खुद की जा रही होती है और सामने आपको प्रेजेंट कुछ और किया जा रहा होता है। यहाँ पे आपने वो क्रिएट करना है, आपने टास्क को परफॉर्म करवाना है। स्टोरी बोर्ड जो आपका डिजाइन फाइनल सेलेक्ट हो गया है, उस पे आपने टास्क परफॉर्म करा के वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है। अब वीडियो रिकॉर्डिंग हमने लेक्चर्स में, ये मैंने लेक्चर में भी अपलोड की हुई है और यहाँ पे मैंने एक लिंक दिया है, यहाँ से आप वीडियो वॉच कर सकते हैं कि हम पेपर प्रोटोटाइप की यूजिबिलिटी को कैसे चेक करते हैं। हमने उसके लिए एक वीडियो किस तरह से क्रिएट की जाती है, ये बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि एक वीडियो कैसे बनाई जाती है। आपने इसी तरह की वीडियो अपने डिजाइन सोल्यूशन के लिए, जो आपने फाइनल ऑप्टिमल सोल्यूशन सेलेक्ट किया हुआ है यूजर की बेस पे, यूजर की इनपुट की बेस पे, उसमें टास्क परफॉर्म करके ये वीडियो बनानी है और इस वीडियो को अपलोड करना है। ये आपका टास्क है। नेक्स्ट वीडियो 2 मिनट्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और पोर्टेबल फॉर्मेट में होनी चाहिए, मतलब प्लेएबल हो। ये ना हो कि आप सबमिट करवा दें कि हमारे पास तो चल रही थी, आपके पास नहीं चल रही, व्हाटसोएवर, इस तरह की कोई भी एक्सक्यूज नहीं होगा। अब उसके लिए मैं आपको वीडियो दिखा देती हूँ काम क्या करना है। ये वीडियो देख लें। अब इसने लीव के लिए अप्लाई करना था, उसने क्लिक किया लीव पे। लीव पे क्लिक करने से अगला जो भी पेज आना था उसने डिस्प्ले क्या किया है, पेज उठा के रख दिया है। स्टार्ट डेट, एंड डेट, ये चीजें ऐड करनी है। ऐड करने के लिए क्या करेगा,
सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद उसको एरर आ गया, यू हैव एंटर्ड एन इनवैलिड डेट। वो कहता है कि डेट नहीं सही एंटर की। अब हमारे सामने ये प्रेजेंट इस तरह से हो रहा है कि एक्चुअल में ये काम हो रहा है, हालांकि वो क्या कर रहा है, पेपर को चेंज कर करके स्केचेस पे कर रहा है। आपने भी सेम इसी तरह क्या करना है, स्केचेस जो आपने बनाए हुए हैं, प्रोटोटाइप जो इनिशियल पेपर प्रोटोटाइप बनाई हुई है आपने, उस पे एक टास्क परफॉर्म करके सेम इस तरह का परफॉर्म करना है और उसकी वीडियो रिकॉर्ड करनी है। अगेन वो डेट चेंज करके, इनवैलिड डेट ऐड की थी, चेंज करके सबमिट करता है। यू हैव एंटर्ड एक्सटेंडेड, मतलब आपके पास जो लीव्स का एक्चुअल साल की 3 लीव्स इसके पास रहती हैं, वो पीछे जाके देखता है कि एक्चुअल में मेरे पास कितनी लीव्स हैं। यहाँ पे देखें, ये इसके पास 3 लीव्स रहती हैं, उसके पास बैलेंस के अंदर 3 लीव्स हैं, वो 3 छुट्टियां कर सकता है। अब फिर वो फॉरवर्ड मूव करेगा, दोबारा से लीव अप्लाई करेगा इस तरह से करके कि वो 3 डेज के अंदर हो। यहाँ पे स्टार्टिंग डेट और एंड डेट वो डालेगा ताकि 3 दिन की लीव हो, और फिर सबमिट करेगा। अब ये ओवरऑल हो क्या रहा है, ये टेस्टिंग हो रही है। हम इवन पेपर प्रोटोटाइप पे, हम स्केचेस पेपर पे ड्रा करके, बजाय इसके कि हम कोई ऐप को यूटिलाइज करते हुए हम कंप्लीट वो बनाते हैं और उस ऐप में सारी एफर्ट पुट कर देते हैं, हम आइडिया को एक्सप्लोर करेंगे। आइडिया को एक्सप्लोर करने के बाद पेपर पे ही स्केचेस ड्रा करेंगे और उस पेपर पे ही टेस्टिंग कर लेंगे कि क्या ये वर्केबल होंगे कि नहीं। अब देखें, वो सही इनपुट ऐड करके भी देख रहा है, गलत इनपुट ऐड करके भी देख रहा है, क्लिक करने से आगे क्या आता है, एरर आनी है, एरर मैसेज क्या डिस्प्ले होना है, जहाँ पे हम सारी चीजें अभी से विजुलाइज कर रहे हैं कि ये चीजें पॉसिबल है। जब हमारी चीजें फाइनलाइज होंगी देन हम उसे इम्प्लीमेंटेड में करेंगे। अब ये चेंज करता है और उसके बाद अगला पेज आना है, तो वो जस्ट एक पेज को ओपन करके अगला पेज शो कर देगा। उसमें ह्यूमन को शो नहीं करवाना, आपने भी इसी तरह एक अपना वीडियो कैम इस जगह पे फिक्स करना है और फिक्स कर जहाँ पे आपका पेपर नजर आ रहा हो, पेपर पे आपने मूव करते जाना है, पेपर्स को इस तरह से वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करनी है। समझ आ गई है? इस टास्क के बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। आपका टर्म प्रोजेक्ट का नेक्स्ट टास्क है ये, इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें। ये बेटा आपके 7th सेशन में ये एज ए असाइनमेंट ऐड है, आपके टर्म प्रोजेक्ट का टास्क, जिसमें आपने एक वीडियो बनानी है जिसमें आप प्रोटोटाइप की टेस्टिंग कर रहे होंगे, स्टोरी बोर्ड्स की, जो आपने प्रीवियस टास्क में किया था। अगर कोई क्यूरी है तो अभी पूछ लें, फिर मैं नेक्स्ट मूव करती हूँ मैम आज के लेक्चर प्रीवियस पे। टास्क में क्या काम किया था, कौन सा वाला बता दें दोबारा। बेटा प्रीवियस आपने असाइनमेंट अभी सबमिट नहीं करवाई, जो सबसे पहले हमने क्या किया था कि प्रॉब्लम एक आइडेंटिफाई की थी, फिर उसके बाद हमने उसका सोल्यूशन बताया था कि ये प्रॉब्लम है और हम इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व करेंगे। पहला आपका टास्क था प्रोजेक्ट का। देन सेकंड आपका टास्क था जिसमें आपने 3 डिफरेंट डिजाइन बनाने थे, अपनी जो सोल्यूशन आप दे रहे थे, 3 डिजाइन बनाने के बाद आपने उसमें से एक टास्क आइडेंटिफाई करना था और आपके यूजर कौन होंगे ये आइडेंटिफाई करना था। एक टास्क परफॉर्म करने के लिए आपने स्टोरी बोर्ड बनाने थे जिसमें बिहेवियर को चेक करना था कि जैसे लॉगिन पे क्लिक करने से आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा। ये मैंने एक कंप्लीट असाइनमेंट जिसमें आपको सारे स्टेप वाइज सारी इंस्ट्रक्शन भी दी हुई थी, प्रीवियस एक अपलोड की हुई थी, जिसकी डेडलाइन कल थी रात 12 बजे तक, लेकिन अभी कुछ स्टूडेंट्स के कहने की वजह से मैं लास्ट टाइम कर रही हूँ कि आज 12 बजे तक सबमिट करवा दें।
उसमें ये है आपने अब 3 डिजाइन बना लिए, एक टास्क सेलेक्ट किया, वो टास्क परफॉर्म करवाना है तीनों डिजाइन पे परफॉर्म करने के बाद आपके वो बिहेवियर बन जाएगा कि जैसे लॉगिन पर क्लिक करने से आगे क्या होना है, आगे क्या होना है, नेक्स्ट क्या आएगा। जैसे मैं ये वीडियो आपको दिखा रही थी, ये स्टोरी बोर्ड्स इनको कहा जाता है बिहेवियर में, जहाँ पे हम चेक कर रहे होते हैं। अब आपने उन तीनों डिजाइन में से कोई एक डिजाइन सेलेक्ट करना था। एक डिजाइन सेलेक्ट करने के बाद आपने वो डिजाइन अपना ऑप्टिमल सोल्यूशन, बेस्ट सोल्यूशन था उन तीनों में से। अब वो बेस्ट आपने खुद अपने बेस पे नहीं करना, यूजर से वैलिडेट करके, यूजर से टेस्ट करवा के फिर सिलेक्ट करना है कि ये यूजर की बेस पे हमने आपने जस्टिफिकेशन देनी है कि आपने इसको बेस्ट क्यों कहा है, आपने क्यों सिलेक्ट किया है इसको बेस्ट। ये आपकी लास्ट असाइनमेंट थी जिसमें बताया भी हुआ है प्रोजेक्ट क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो आप जाके वहां से देख लें। प्रोजेक्ट का टाइटल होना चाहिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट 2 से 3 लाइन में, सोल्यूशन 2 से 3 लाइन में, मैम और आगे उसकी से आज चीजें डिस्क्राइब। आज लास्ट डेट है ना? बेटा कल रात को थी। लेकिन वो मैम कल, वो हो गई है ना, आज है ना वैसे। जी जी बेटा, आज रात 12 बजे तक करवा सकते हैं, चलें ठीक लेकिन है। और ये बेटा लेकिन ये कोशिश। मैम सेशन 7 में ये वाली जो असाइनमेंट है ये कल वाली क्या होगी है, ये नेक्स्ट है? बेटा ये नेक्स्ट है, आज जो मैं बता रही हूँ ये हो चुकी, कल पहले वाली असाइनमेंट हो चुकी है। बेटा कोशिश किया करें लास्ट डे पे असाइनमेंट ना रखा करें, वो असाइनमेंट जो बनती है वो कभी भी अच्छी असाइनमेंट नहीं होती, आप उससे गो थ्रू करते हो। मैं आपको बहुत ज्यादा टाइम देती हूँ, इसलिए मिनिमम 15 डेज आपके पास होते हैं असाइनमेंट करने के लिए। आप आखिरी दिन, आखिरी रात, वो भी डेडलाइन के बाद करना, अगर सॉल्व स्टार्ट करते हो और उस वक्त पूछते हो कि कहाँ पे है, तो फिर आप किस तरह से असाइनमेंट बना रहे होगे वो आपको पता ही होगा। कोई भी चीज कॉपी पेस्ट नहीं होनी चाहिए, कॉपी पेस्ट के आपके 0% कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। और कैसे फाइंड आउट करना है वो मेरे एंड पे है, मैं फाइंड आउट कर लूंगी कि आपने कॉपी किया है। आप एफर्ट पुट करोगे तो डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेंगे। जी ठीक है मैम। और ये जो मैम थर्ड असाइनमेंट है, ये जो अब सेशन 7 वाली, इसकी कब तक डेट है? बेटा इसकी मैंने तो रखा है कि आप मुझे 11 दिसंबर को सबमिट करवा दें। एक वीडियो बनानी है जो कि आप सेकंड असाइनमेंट में कर चुके हैं, स्टोरी बोर्ड, उसी की सेम वीडियो बनानी है। वीडियो के लिए मैंने आपको सजेशन दे दी है, इस वीडियो को देख लिया, इसके अकॉर्डिंग आप बना लें अपना टास्क परफॉर्म करते हुए। और अभी आपके पास मींस 2 वीक्स है। मैम ये उसी के मुताबिक बनानी है जो इंटरफेस हमने सेलेक्ट किया हुआ पहले? जी बेटा, जो इंटरफेस आपने सिलेक्ट कर दिया, जो आपका वो बना गया, 3 आपने बनाने थे, 3 में से एक हमने फॉर्म सेलेक्ट करना था फाइनल। जो फाइनल हमने सेलेक्ट किया, हमने जस्टिफाई करना है किस बेस पे हमने सेलेक्ट किया। यूजर से टेस्टिंग करवाई, यूजर से टेस्टिंग करवाने के बाद जो आपका फाइनल सेलेक्ट हुआ है उसमें आपने एक टास्क लेना है, उस टास्क को परफॉर्म, जैसे इस वीडियो के अंदर उसने लीव अप्लाई करना था, तो लीव अप्लाई करने के लिए उसने करके दिखाया है कि वो पहले अप्लाई करता है तो वो डेट इनवैलिड ऐड करता है, एरर आ जाती है। दूसरी दफा अप्लाई करता है, वो कहता है कि आपके बैलेंस में इतनी आप नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा छुट्टियां आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप नहीं कर सकते। उसके बाद थर्ड में क्या एरर फिर आ जाता है, थर्ड टाइम वो करता है तो वो उसका सक्सेसफुल हो जाता है। आपने सेम इसी तरह से वीडियो एक बनानी है, जो कि कोई टास्क आपने पहले सेकंड असाइनमेंट में लिया हुआ है, आपने वही टास्क परफॉर्म करना है पेपर पे। पेपर प्रोटोटाइपिंग हम बना रहे हैं, तो हम पेपर उसी की यूजिबिलिटी टेस्टिंग कर रहे हैं। हम पेपर के ऊपर मूव करवाएंगे, जैसे विजिट ऑफ आज होता है, एक पेपर रखेंगे, उसके बाद क्लिक करने से आगे क्या आता है, नेक्स्ट पे मूव हो जाएंगे। उसके बाद लॉग इन करने के बाद आपका नेक्स्ट आपने टास्क परफॉर्म करना है, तो आप किस चीज पे क्लिक करोगे, क्लिक किया, आगे कौन सा पेज आएगा, आपने पेज उठा के दूसरा रख देना है जो आपने स्केचेस ऑलरेडी ड्रॉ किए होंगे, और इसकी वीडियो बना के अपलोड कर देनी। 11 दिसंबर, ठीक है इसकी डेट। जी मैम। इसके दौरान हमारी इससे पहले एक और असाइनमेंट ड्यू है, आपको शायद आइडिया हो। आपसे ज्यादा आप लोग माइंड एक लिस्ट बना लिया करें ताकि भूल ना जाए। इवन आपकी एक असाइनमेंट है पैकेज एडवाइजर के नाम से, आपको याद हो, क्लास असाइनमेंट है ये हमारे एक, एट द सेम टाइम हमारा एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है और एक हमारी क्लास असाइनमेंट से चल रही हैं। मैं आपके असाइनमेंट प्रोजेक्ट के मार्क्स को सेपरेट रखूंगी, असाइनमेंट के मार्क्स को सेपरेट रखूंगी। तो ये दोनों ओवरलैप नहीं हो सकते कि मैं एक ही करवा के दोनों की जगह पे मार्क्स दे दूं। तो आपने क्या करना है, ये प्रोजेक्ट है और मैम असाइनमेंट में मैंने। सेशन 6
मैम सेशन 6 में भी तो एक असाइनमेंट है जो जी 4 पैकेज दिसंबर एडवाइजर के तक है। नाम से। जी जी बेटा, वो जो वही बता रही हूँ ताकि आप भूल ना जाएं, आपके एंड पे रखा करें। मैंने अगर अपलोड कर दिया, मैंने बता दिया है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने ये कर दी है। और आप माइंड में रखना है 4 दिसंबर रात 12 बजे अगर होगी तो इसका मतलब है 3rd की रात 12 बजे तक ये होगा। 12 AM जो होगा वो 4th हो जाता है। हाँ, और उसके बाद आपने क्या करना है, उसमें क्या है, आपने पैकेज एडवाइजर एक ऐप है, आपने ऐप्स को देखना है। कोई भी आपको आपकी हिस्ट्री की बेस पे पैकेज एडवाइस करती है कि आपके लिए बेस्ट सूटेड पैकेज कौन सा है, उसके लिए आपने इंटरफेस बनाने हैं। ये हमारी क्लास की असाइनमेंट है, इसकी जो मार्क्स आपको मिलेंगे क्लास असाइनमेंट में मिलेंगे। पहले आपने माल ऑफ सियालकोट का जो इंटरफेस बनाया था उसको भी क्लास असाइनमेंट्स जो होती हैं उनमें मार्क्स मिलेंगे। साथ साथ पैरेलल हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, ये प्रोजेक्ट की असाइनमेंट है। ये प्रोजेक्ट का आज 3rd असाइनमेंट थी जिसमें वीडियो मैंने बनाने के लिए आपको दी है। क्लियर? फिर मैम ये जो क्या नाम है इसका प्रोजेक्ट का, इसकी डेट इंक्रीज कर दें क्योंकि बेटा किस चीज के लिए? 4-5 को तो वो शुरू हो जाने हैं पेपर। बेटा अभी फाइनलाइज नहीं हुआ ना, वो चीजें अभी डिसाइड नहीं हुई कि क्या होगा, पेपर कब होंगे। फिर भी मैम इतनी जल्दी आप असाइनमेंट और प्रोजेक्ट और दूसरे भी तो है ना। मैम ये जो बेटा 14 नवंबर प्रोजेक्ट वाला था, नहीं ले रही मैम मैं, उसकी आपको उसकी बार बार असाइनमेंट क्या। है, ये मैंने पूछना था। मैम एक्सक्यूज मी मैम, दो ये 14 असाइनमेंट। नवंबर वाली जो असाइनमेंट थी, 14 नवंबर वाली, उसमें तो आपने इंटरफेस दिए थे ना किसी भी मॉल के उसके मैम मुताबिक। जी जी वो मैम सेशन सेमेस्टर में थे कि वो उसके थे, टर्म प्रोजेक्ट के थे? बेटा आपको अभी तक ये वो चीज टर्म क्लियर नहीं हुई। असाइनमेंट। हम टर्म असाइनमेंट ले रहे हैं, हम टर्म प्रोजेक्ट जो है वो हमने एक सबसे पहले जो आपने आइडिया सोचा था फर्स्ट टाइम जो मुझे सबमिट करवाई थी आइडिया, आपने एक प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन क्या देना है मैंने आपसे कहा था, वो उसको हम टर्म प्रोजेक्ट पूरे सेमेस्टर में एज ए प्रोजेक्ट लेके चलेंगे। सारे जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे हम उसी पे इम्प्लीमेंट करेंगे, वो हमारा प्रोजेक्ट फाइनल हो जाएगा, बन जाएगा। मीनवाइल हम साथ साथ पैरेलल क्या कर रहे हैं, असाइनमेंट्स कर रहे हैं। अब आपको खुद ही आइडिया हो जाना चाहिए, मतलब इतनी कॉमन सेंस की बात है कि आइडिया जो आइडिया है उस आइडिया को मैंने आपसे कहा प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन बनाना है। आगे मैं क्यों आपको माल ऑफ सियालकोट पे ट्रांसफर करूंगी, वो तो एक सेपरेट असाइनमेंट है। जो आइडिया आपने चूज कर लिया हुआ है आप उसी पे काम कर रहे हो, उसके डिजाइन बना रहे हो, उसके स्केचेस बना रहे हो, उसी में स्टोरी बोर्ड बना रहे हो, उसकी वीडियो बना रहे हो। तो ये सारा वो जो आपने फर्स्ट टास्क में आइडिया सेलेक्ट किया था उसी पे काम हो रहा है। जो अलहदा असाइनमेंट्स होंगी वो आपका कोई टॉपिक मैं खुद से दिया करूंगी, जैसे मैंने माल ऑफ सियालकोट दे दिया, जैसे मैंने पैकेज एडवाइजर दे दिया, जो मैं खुद से डिसाइड करके आपको देती हूँ वो आपकी क्लास असाइनमेंट होती है। जी ठीक है मैम। मैम बस ये लास्ट चीज पूछनी थी, जो आज असाइनमेंट जो ओवरड्यू हो गई है, इसका कौन से सेशन में है इसका ये लिंक? ये एलएमएस इतना चेंज हो गया है मैम। बेटा मैं आपको खोल के बता देती हूँ, मुझे नहीं पता, किसी को पता है, कोई बता सकता फोर्थ है? फोर सेशन में। फोर में मैम, फोर्थ फोर में में। अभी हम खोल कर देख लेते हैं। फोर में मैम लास्ट वीक वाला आपने लेक्चर भी नहीं अपलोड किया अभी तक। ये है प्रोजेक्ट पार्ट 2। ये था कौन सा वीक है, 4th वीक में ये असाइनमेंट है प्रोजेक्ट के पार्ट 2 की। जी ठीक है मैम। इसमें सारी डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन की हुई है, इसकी वीडियो भी अवेलेबल है, वो आप वहां से भी सुन सकते हैं। ठीक है और मैम। कोई क्यूरी? स्टार्ट करें आज का लेक्चर। बस कर दे मैम। बट अभी तो स्टार्ट ही नहीं किया तो बस कैसे करते हैं? नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट कर ले। बेटा नेक्स्ट नहीं, अभी लेक्चर होगा। हम एक टाइम आपका अभी स्टार्ट हुआ हुआ है, मैंने इंटरनेट बहुत सारी चीजें सेटअप करवाया है, तो मैं आपका 2:30 वाला आपको उसको लाइव सेशन लेने की जरूरत नहीं होगी। उसकी प्लेस पे भी मैं अभी का सेशन जो है वो लॉन्ग लूंगी। मैम 11:30 बजे हमारी क्लास है।
बेटा आप जिसको जाना हुआ था होगा वो 11:30 बजे चला जाए, लेकिन मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। मैं आपको ये लेक्चर जो है वो थोड़ा लॉन्ग लूंगी। ओके मैम, पूरी क्लास की है मैम, हम ना की क्लास है। ठीक है बेटा, सब चले जाइएगा, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। हमने लेक्चर लेट स्टार्ट किया है इंटरनेट की वजह से, और बहुत जो भी इश्यूज थे उसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, कम टू द पॉइंट कि आज क्या है, हमने स्टार्ट करना है ग्राफिक डिजाइन। ग्राफिक डिजाइन इन HCI। ग्राफिक डिजाइन क्या होता है, क्या लगता है इस वर्ड से मीनिंग क्या लग रहा है? डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन किस चीज के बारे में बात होगी? वीडियोस वगैरह को ग्राफ करना, डिजाइन करना। मींस विजुअल फॉर्म में चीजें होंगी, टेक्स्ट नहीं होगा, डायग्राम्स की फॉर्म में या किसी इस तरह की फॉर्म में चीजें होंगी। तो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के अंदर हम ग्राफिक डिजाइन किस तरह से ऐड करते हैं? हमारी अटेंशन, अटेंशन वर्ड का क्या मीनिंग होता है? मैं आपसे कहती हूँ अटेंटिवली सुने मुझे, क्लास में अटेंशन के साथ बैठे, अटेंशन आप मेरी तरफ करें। मैं एक बात बता रही हूँ तो अपनी अटेंशन को मेरी तरफ लेके आए। कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए अटेंशन बहुत जरूरी होती है। अगर अटेंशन नहीं होगी तो डेफिनेटली मसले, बहुत बड़े डिजास्टर्स हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं या नहीं होते? आप ड्राइविंग करते हुए फोन सुन रहे हैं तो एक्सीडेंट हो सकता है, अल्लाह ना करे, लेकिन हो सकता है। हो सकता है। इसके अलावा आपकी अटेंशन अगर मल्टीपल चीजों पे होती है, आप पूरी तरह फोकस नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से बहुत बड़े बड़े डिजास्टर हो जाते हैं। अच्छा डिजाइन बनाने के लिए हमें ह्यूमन के माइंड की कैपेबिलिटीज को माइंड में रखते हुए फिर डिजाइन करना चाहिए, ताकि जो उसकी अटेंशन जो है वो रिक्वायर्ड टास्क पे रहे। दो तरह की अटेंशन होती है, एक सिलेक्टिव अटेंशन होती है, एक डिवाइडेड अटेंशन होती है। सिलेक्टिव अटेंशन क्या होती है? जैसे अगर बहुत बड़ी पार्टी है, आप किसी फ्रेंड कहीं किसी मैरिज पे गए हैं या किसी गैदरिंग में गए हैं, वहां बहुत ज्यादा शोर है, म्यूजिक है, सारी चीजें बहुत ज्यादा शोर है, आपको किसी को किसी की आवाज समझ नहीं आ रही। उसमें आपका दोस्त आपका नाम बुलाता है, बोल रहा है, तो आपकी अचानक आपको ये समझ आ जाएगी, बहुत ज्यादा शोर है, गैदरिंग है, उसके अंदर आपका नाम बुलाया जाता है, तो आपको ये समझ पता चल जाता है। सिलेक्टिव अटेंशन की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप सेलेक्ट, हम एक पर्टिकुलर स्पॉट पे अपनी अटेंशन को ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जहाँ पे मैं एक पेज है उस पे मैं जस्ट एक पर्टिकुलर वर्ड पढ़ना चाह रही हूँ, तो मैं स्पेशली उस वर्ड के ऊपर फोकस करूंगी। इर्द गिर्द क्या लिखा हुआ है मैं उस सारी पे अपनी अटेंशन नहीं दूंगी। इर्द गिर्द जितने भी वर्ड्स हैं, 1000 डिफरेंट वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो मैं उस पे फोकस नहीं करूंगी। मैं एक पर्टिकुलर जिस वर्ड को पढ़ रही हूँ आप उस पे फोकस करते हैं। यहाँ पे आपको जैसे, ये हमारी सिलेक्टिव अटेंशन है, हम इस फाइनल चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अच्छा, डाइकोटिक लिसनिंग टास्क, इसमें क्या है कि जैसे आपको एक हेडफोन दिया जाता है, ये एक टेस्टिंग होती है जिसमें आपकी एक साइड से आपको कोई और आवाज सुनाई देगी, एक साइड से डिफरेंट वॉइस सुनाई देगी, और आपको कहा जाएगा, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहती हूँ कि राइट ईयर पे जो आवाज आ रही है आप वो मुझे बताएं कि क्या सुनाई दे रहा है। या फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह देती हूँ कि लेफ्ट ईयर में आपको जो सुनाई दे रहा है, दोनों ईयर्स पे डिफरेंट वॉइस आपको सुनाई दे रही होगी, और आपसे मैं कहती हूँ कि आप लेफ्ट वाली मुझे बताएं या राइट वाली बताएं। तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप मुझे सिलेक्टिव अटेंशन क्या है आप बता सकते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि अगर मैं ये कहती हूँ तो आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे? अगर आपको एक हेडफोन दिया जाता है, दोनों साइड से डिफरेंट वॉइस आती है, और मैं आपसे कहती हूँ कोई आपने एक साइड वाली वॉइस बतानी है, तो आप कर पाओगे? नो मैम। बेटा हो जाता है, जब एक्चुअल में आपने टेस्टिंग नहीं की हुई है, उसमें हम क्या करते हैं, मेनली हम क्या करते हैं, दूसरे को इग्नोर कर देते हैं। हम सिलेक्टिव, जैसे मैंने आपसे रीडिंग कहा है, रीडिंग सारे वर्ड्स एट ए टाइम, मैं आपसे कहूँ वो स्किमिंग जैसे की जा रही होती है,
मैं आपसे कहती हूँ एक पेज देती हूँ, अच्छा आपको फेसबुक और इस तरह की डिफरेंट जगहों पे आपने देखी होगी, एक पिक्चर दी जाती है जिसके अंदर से कहा जाता है कि इसमें से कैट ढूंढे, इसमें से पता नहीं हैम्बर ढूंढे, इस तरह की कुछ देखे होंगे टास्क आपने। तो आप पर्टिकुलर बाकी सारी चीजों को इग्नोर करके एक पर्टिकुलर चीज को फोकस करके अपनी अटेंशन उस पे लेके जाके आप ढूंढ लेते हो, 5 सेकंड के अंदर इसमें से बिल्ली ढूंढे, 5 सेकंड के अंदर इसमें डॉग ढूंढे। इस तरह के कोई पेजेस आपने देखे होंगे, पोस्ट देखी हुई हैं। तो हाँ यहाँ मैम। पे नहीं देखी हुई, किसी ने भी नहीं देखी हुई। यस मैम, देखी हुई हैं। हाँ, तो उसमें आपका क्या होता है कि आप अपनी अटेंशन उस पर्टिकुलर चीज पे लेके जाते हो और आप उसे कर लेते हो। यहाँ पे क्या होता है कि सेम उसी तरह आप अपनी अटेंशन एक साइड की इनपुट को इग्नोर कर देते हो और एक साइड पे अपनी अटेंशन लेके जाते हो और आप बता देते हो। फॉर एग्जांपल इसको दिया गया एक ईयरफोन, यहाँ पे वो इस ईयर से सुन रहा है, ये इनपुट आ रही है इसको इस साइड से और दूसरी साइड से आपको एक और इनपुट आ रही है। उन दोनों में आपको कहा जाता है कि आपने मुझे लेफ्ट साइड वाली बतानी है कि आपके लेफ्ट ईयर में क्या आवाज आ रही है। आप दूसरे को इग्नोर कर देते हो और उस वो बोलते बोलते हो कि लेफ्ट ईयर में मुझे ये सुनाई दे रहा है। दूसरी दो तरह की अटेंशन मैंने कहा है होती है, एक सिलेक्टिव एक डिवाइडेड। डिवाइडेड अटेंशन में क्या होती है, जैसे आप मल्टीपल चीजों पे फोकस कर रहे हो। मैंने आपको लेक्चर दे रही हूँ, मीनवाइल मैं फॉर एग्जांपल कोई और टास्क कर रही हूँ, मैं अटेंडेंस नोट कर रही हूँ, मैं फॉर एग्जांपल आप टीवी देख रहे हो साथ आप असाइनमेंट बना रहे हो, आप ड्राइविंग कर रहे हो साथ फोन सुन रहे हो। तो इसमें डिवाइडेड अटेंशन होती है। अब हमें डिजाइन बनाते हुए ह्यूमन की जो कैपेबिलिटीज होती हैं या फिर ह्यूमंस के जो जैसे कुछ चीजों पे वो जो उनकी इनएबिलिटीज होती हैं जो वो नहीं कर सकता, उनको माइंड में रखते हुए डिजाइन बनाना होता है। अंडरस्टैंड, ग्राफिक डिजाइन का पर्पस क्या होता है कि वो अंडरस्टैंड करे, हेल्प यूजर टू अंडरस्टैंड द इंटरफेस। ग्राफिक डिजाइन हम इस इंटरफेस में ऐड करते हैं कि ह्यूमन जो है वो इंटरफेस को अंडरस्टैंड कर सके। कीप अटेंशन एट द टास्क, आपकी अटेंशन जो है जो काम आपने परफॉर्म करना है उसी पे रहे, बजाय इसके कि आप इधर उधर के कामों में। जैसे आप एक इंटरफेस बनाते हो उसके अंदर आप टेडी बियर ऐड कर देते हो, कार्टून ऐड किए हुए हैं, ये वो जो भी एक्स्ट्रा चीजें ऐड की हुई हैं, अब वो वहां पे उसका पर्पस नहीं था। आपका जो रिक्वायर्ड टास्क आपने परफॉर्म करना था आपने वो नहीं किया और आपकी अटेंशन किसी और जगह पे चली गई और ये एक अच्छी ऑप्शन नहीं है। आप का इंटरफेस अच्छा, ग्राफिक डिजाइन हम इस तरह से ऐड करते हैं कि आपकी अटेंशन जो है आपके टास्क जो आपने परफॉर्म करना है उसी पे रहे। और डायरेक्ट अटेंशन टू द important and relevant items on the interface. Identify method for representing and arranging the objects and action possible in the system in a way that facilitate perception and understanding. इंफॉर्मेशन डिजाइन का क्या पर्पज है हमारा, हम असल में मकसद क्या है, हमने मेथड्स रिप्रेजेंट चीजों को, ऑब्जेक्ट्स को, एक्शंस को आपके इंटरफेस के अंदर क्या होंगे। जैसे आपने स्केचेस अभी तक तो काफी बना लिए हुए हैं, अब आपको आइडिया हो चुका होगा कि आपके इंटरफेस में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे। जैसे आपने मेन्यू बार रखा हुआ है, आपने आइकन्स बनाए हुए हैं, आपने सबमिट बटन्स डिफरेंट बनाए हुए हैं। तो ये सारे बटन्स को आपने कैसे रखना है, किस जगह पे रखना है और इन बटन्स को किस तरह से आप रखेंगे कि वो अंडरस्टैंडिंग और परसेप्शन जो है यूजर की इंक्रीज हो, फैसिलिटेट करे। हम हमारा क्या होता है, मेन मकसद क्या होता है कि यूजर चीज को देखने से जो परसीव कर रहा हो एक्चुअल में वर्किंग वही होनी चाहिए। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे मकसद क्या है, हम ग्राफिक डिजाइन को ऐड कर रहे हैं इंटरफेस के अंदर यूजर को अंडरस्ट इसलिए कि यूजर अंडरस्टैंड कर सके इंटरफेस को। यूजर जो परसीव करता है इंटरफेस से वही वही परसीव करे जो जो वर्किंग वो परफॉर्म कर रहा है, यूजर की अंडरस्टैंडिंग को फैसिलिटेट करे और यूजर को इस तरह से चीजों को अरेंज किया जाए कि उसकी अटेंशन उसके टास्क पे रहे।
सेम वही बात लिखी है, डिजाइन डिफाइन एंड अरेंज द विजुअल एलिमेंट्स ऑफ द यूजर। यूजर जैसे स्क्रीन लेआउट्स आपने इस तरह से बनाने हैं, आइकन डिजाइन, वोकेबलरी सिलेक्शन। ये हमने पहले भी देखा कि जो आपने डोमेन का नॉलेज लेना है, डोमेन जो वर्ड जो उनके लिए अंडरस्टैंडेबल होंगे, आपने टेक्निकल वर्ड चूज नहीं करने हैं, आपने वही वोकेबलरी यूज करनी है। आपने इवन ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन में एक ह्यूरिस्टिक पढ़ा है, कौन सा यहाँ पे आएगा? आप सोच के बताएं यहाँ पे कौन सा ह्यूरिस्टिक आएगा वोकेबलरी सिलेक्शन में? नहीं याद? फेमिलियर मेटाफोर एंड लैंग्वेज, एक ह्यूरिस्टिक्स आपने पढ़ा था, फेमिलियर मेटाफोर एंड लैंग्वेज। यहाँ पे आपका वो ह्यूरिस्टिक फॉलो हो रहा होगा, आपने वो फॉलो करना है। बट आल्सो द बिग पिक्चर, आपने ओवरऑल जो पिक्चर लेनी है वो भी मैच करनी चाहिए यूजर्स की परसेप्शन से। यूजर की परसेप्शन, साइकोलॉजी से पहले आप यूजर की साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करते हैं और उसके बाद उसे उस तरह से डिजाइन करते हैं। Make sure that what the people hear makes sense and help them to pursue meaningful goals. गोल परफॉर्म करने में जो भी वो टास्क लेते हैं। अब यहाँ ओवरऑल क्या, मैं सिंपल वर्ड्स में अगर आपको मतलब समझाती हूँ, तो यहाँ क्या है कि ग्राफिक डिजाइन का क्या मकसद है। हम जो भी इंटरफेस बना रहे हैं उसमें ग्राफिक्स को ऐड करते हैं। ऐड किस लिए करते हैं? ताकि वो अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करे यूजर को, यूजर जो परसीव करे उसका एक्चुअल मीनिंग भी वो हो, यूजर जो टास्क परफॉर्म करना चाहता है उसकी अटेंशन उसी टास्क पे रहे, बजाय इसके कि वो उधर इधर उधर की चीजों में मसरूफ हो जाए। और टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो हमेशा जो होती है वो ज्यादा टाइम लेती है। जैसे टास्क मुश्किल आप परफॉर्म कर पाते हो टेक्स्ट किस तरह से कि आप ज्यादा टाइम लगेगा। अगर मैं 2 पेजेस की एक डॉक्यूमेंट लिख के देती हूँ आपको, तो आपको उसको रीड करना, उसे अंडरस्टैंड करना, उसमें से क्या मैं चाह रही हूँ वो फाइंड आउट करना, और बजाय उसके मैं एक डायग्राम बना देती हूँ तो डायग्राम से इजीली मीनिंग कन्वे हो जाता है। तो जो विजुअल ह्यूमन का माइंड जो होता है वो डायग्राम्स पे ज्यादा जल्दी काम कर लेता है, इसलिए हम डायग्राम को इंटरफेस में ऐड करने की बात कर रहे हैं। दो चीजें हैं यहाँ पे, गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन एंड गल्फ ऑफ एवेलुएशन। समझ लें क्या पॉइंट है। गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है? सबसे पहले, अच्छा सिंपल वर्ड में समझे, एक पर्सन है वो कंप्यूटर पे कोई काम कर रहा है। अब उसने अपना काम परफॉर्म करना है इंटरफेस पे, उसने परसीव किया कि इस चीज का मतलब ये होगा। अब जो उसने परसीव किया और जो एक्चुअल में उसका, जैसे मैं एक काम परफॉर्म करना है तो मैंने सोचा अच्छा ये स्टेप मुझे करने पड़ेंगे, और एक्चुअल में जो मुझे करने पड़े, ठीक बात समझ आ रही है? एक जो मैंने परसीव किया, मैंने अपने माइंड में बनाया अच्छा मुझे ये काम करने के लिए ये करना पड़ेगा, और फिर एक्चुअल में जो काम करने पड़े, उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन कहा जाता है। गल्फ का क्या मतलब होता है? गल्फ गैप को कहते हैं। गैप, गल्फ का वर्ड मीनिंग होता है कि गैप। गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन का मतलब है एक काम को परफॉर्म करने के लिए, एक काम को एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने परसीव किया कि मुझे ये काम परफॉर्म करने के लिए ये स्टेप टास्क करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 फॉर एग्जांपल। अब उसमें क्या हुआ, मुझे एक्चुअल में 1 3 4 और 7 करने पड़े, एग्जांपल है एक। तो ये इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन कहलाता है। और एक अच्छा इंटरफेस, हमारा फोकस क्या होता है कि हम इस गैप को मिनिमम करें। एक अच्छा इंटरफेस जो होता है वो इस गैप को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। एक अच्छा डिजाइनर जो होता है वो ऐसा डिजाइन बनाता है कि जो वो यूजर परसीव कर रहा हो कि ये एक्शन परफॉर्म करने पड़ेंगे, एक्चुअल में भी उसे वही एक्शन परफॉर्म करने पड़े, और वो ये वाला गैप जो है वो मिनिमम हो जाए। आइडियल केस में ये गैप नहीं होना चाहिए, लेकिन इंटरफेस हमारा क्या करता है कि वो इस गैप को मिनिमम करने की कोशिश करता है। समझ आ गई है इस चीज की? उसके बाद हमारे अच्छा ये मैं आपको ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, सिस्टम गोल, आपने कोई काम परफॉर्म करना है यहाँ पे,
मेरा कोई गोल था, फॉर एग्जांपल मैंने अपलोड एक फॉर्म फिल करना है, मेरा गोल था। एक्शन प्लान आपने कोई बना लिया प्लान के ये काम मुझे टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे। जब आप एग्जीक्यूट करते हो फिर वो टास्क, और एग्जीक्यूट करते हुए जो आपको डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं, जो आपने परसीव किए और जो आपको एक्चुअल में करने पड़े, उन दोनों के दरमियान जो गैप होता है उसे गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन कहा जाता है। दूसरी जगह पे हमारे पास आता है गल्फ ऑफ अवेलुएशन। ये सेम, इसको अपोजिट में चलें कैसे? जब मैंने एक फॉर्म फिल कर दिया तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर आउटपुट आ गई है। अब उस आउटपुट को मैं देखती हूँ, उस आउटपुट को देख के मैंने इंटरप्रेट किए हैं रिजल्ट। इस स्क्रीन को देखने से मैंने रिजल्ट इंटरप्रेट कर लिए हैं अपने पास। इसका मतलब ये है, जो मैंने मीनिंग बनाए हैं, एक तो उसका एक्चुअल मीनिंग होगा और जो मीनिंग मैंने परसीव किया है, मैंने खुद से इंटरप्रेट किया है, वो मीनिंग, उन दोनों के दरमियान जो गैप होता है उसे गल्फ ऑफ एवेलुएशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ टास्क परफॉर्म किए, मैंने मार्क्स एंटर किए, मैंने फॉर्मूलाज लगाए और मैंने आपका रिजल्ट जनरेट कर दिया, HCI का रिजल्ट जनरेट किया। जब स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट आता है तो परसेप्शन सबसे पहले होती है। परसेप्शन पे फॉर एग्जांपल क्या होगी, एक्सेल शीट होती है, उसमें कुछ क्या लगे होंगे, मैंने परसीव किया कि यहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं, बॉक्सेस बने हुए हैं, उसमें मार्क्स लिखे, मैंने परसीव किया सबसे पहले। फिर मैंने इंटरप्रेट किया, अच्छा ये एक्सेल शीट है। फिर मैं मेकिंग सेंस वाले केस में क्या हुआ कि मैंने वो बनाया, अच्छा ये मार्क्स लगे हुए हैं, सेंस बना रही हूँ कि इस चीज़ का। एक्सेल शीट तो हो गई है, ये मकसद क्या है कि ये HCI के फर्स्ट असाइनमेंट के, सेकंड असाइनमेंट के, थर्ड असाइनमेंट के मार्क्स है। मैंने उससे मीनिंग बना लिया कि ये है। जो मीनिंग मैंने इंटरप्रेट किए, जो मेरे डिस्प्ले पे शो हो रहा है, उससे जो मैंने मीनिंग इंटरप्रेट किए और जो एक्चुअल वो मीनिंग थे, उन दोनों के दरमियान जो गैप होता है उसे गल्फ ऑफ एवेलुएशन कहा जाता है। ठीक हो गया? ये दोनों कंसेप्ट समझ लें कि गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन और गल्फ ऑफ एवेलुएशन में क्या फ़र्क होता है और एक्चुअल में क्या मीनिंग होती है। अब गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है कि हमने जो परसीव किया इंटरफेस से और जो एक्चुअल में हमें काम करना पड़ा, उन दोनों के दरमियान जो गैप होता है, जो एक्चुअल टास्क जब हमने परफॉर्म किया तो जो स्टेप हमें करने पड़े, उन दोनों के दरमियान जो गैप होता है, हम एज ए डिज़ाइनर उस गैप को मिनिमम करने की कोशिश करते हैं और उसको गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन कहा जाता है। आइडियल प्लेस में ये गैप नहीं होना चाहिए। और गल्फ ऑफ वैल्यूएशन में क्या होता है, जो हमें स्क्रीन पे शो हो रहा है, मैंने इससे कुछ इंटरप्रेट कर लिया कि ये अच्छा ये चीज़ है, ये लाइनें लगी हुई हैं, डिब्बे बने हुए हैं, उसके बाद मैंने इंटरप्रेट कर लिया ये एक्सेल शीट है। उसके बाद सेंस बनाने में क्या आप उससे परसीव कर लेते हो मीनिंग के ये मार्क्स शीट है। तो ये एक्चुअल में जो उसके मीनिंग थे और जो आपने परसीव किया, उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको गल्फ ऑफ वैल्यूएशन कहा जाता है। ठीक हो गया? ये आपको जैसे गल्फ ऑफ वैल्यूएशन, मेकिंग सेंस, आप जैसे परसेप्शन, इंटरप्रिटेशन एंड मेकिंग सेंस था। परसेप्शन में आपने परसीव किया, कलर्स, शेडिंग, लाइंस, कैरेक्टर्स, स्क्वायर्स, ये सारी चीज़ें आपने परसीव कर ली, स्क्रीन के ऊपर थी। फिर आपने इंटरप्रेट कर दिया कि ये एक एक्सेल शीट है। और उसके बाद आपने मेकिंग सेंस में ये इनकम वर्कशीट थी, टोटल टैक्स दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल आपके केस में आपने पहले परसीव किया कलर, शेडिंग, लाइंस, कैरेक्टर सारे, उसके बाद आपने इंटरप्रेट किया कि ये जो है ये एक एक्सेल शीट है। फिर आपने सेंस बना ली, ये HCI के मार्क्स लगे हुए हैं फर्स्ट असाइनमेंट में, सेकंड असाइनमेंट में, थर्ड असाइनमेंट में, और ये टोटल फार्मूला लगा के ये इंटरप्रेट आपने कर लिया कि ये है। जो आप परसीव करते हो, ये आपने को जो नजर आया है यहाँ पे, आपने इससे जो इंटरप्रेट किया है और जो एक्चुअल उसके मीनिंग थे, उनके दरमियान जो गैप होता है उसे गल्फ ऑफ एवेलुएशन कहा जाता है। परसेप्शन क्या होती है कि आप सेंसरी डाटा आपके माइंड में जो होता है, आप सबसे पहले आप एक डिस्प्ले देख रहे हो, उससे आपको मीनिंग जो आ रहे होते हैं कि ये लाइंस हैं, शेप्स हैं, कलर्स, ये चीजें वो आप परसीव कर रहे हो उससे चीजें। देन ग्रुपिंग कर लेते हो, रोज, कॉलम्स,
मेक दिस परसेप्चुअल प्रोसेस रैपिड एंड एक्यूरेट। आपका क्या मकसद है, आपका ओवरऑल आप इस परसेप्चुअल प्रोसेस को जो है वो रैपिड एंड एक्यूरेट बना रहे हो, जल्दी से परसीव हो जाए और एक्चुअल में जो उसका मीनिंग है वही परसीव हो। बेटा इन दोनों की डिफरेंस समझ आ गया? ह्यूमन विजन जो है वो ह्यूमन माइंड जो है वो टेक्स्ट पे स्लो चलता है। जैसे मैं टेक्स्ट आपको एग्जांपल दी है कि अगर मैंने 2 पेजेस का टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसमें से पढ़ के इंफॉर्मेशन रीड आउट करना वो आपको टाइम लगेगा, स्लो प्रोसेसिंग होती है। और जो डायग्राम्स होती हैं उन पे आपकी प्रोसेसिंग अच्छी होती है, विजन अच्छा होता है, आप जल्दी उससे परसीव कर लेते हो। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे देखें आपको डिफरेंट कंट्रीज दी हुई हैं और साथ में उनकी इनकम और एजुकेशन दी हुई है। यहाँ पे कॉलेज डिग्री और कितने परसेंट है और उनकी पर कैपिटा इनकम कितनी है। ये देखें, एक दफा से इसको देख लें। आपने यहाँ से मुझे बताना है कि क्या उनकी इनकम एजुकेशन और एजुकेशन के दरमियान कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। डिफरेंट स्टेट्स हैं और स्टेट्स की आपको इनकम और एजुकेशन दी हुई है परसेंटेज में। आपने मुझे इस टेबल से देख के बताना है क्या उनकी इनकम और एजुकेशन के दरमियान कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं, और क्या कोई आउटलायर हैं। सेकंड क्वेश्चन, आउटलायर क्या होता है, कोई एक्सेप्शनल केसेस हैं। आपके पास टाइम है, आप अभी देख के मुझे बता दें। कौन बताएगा? बेटे क्या एग्जिस्ट करता है यहाँ पे इनकम और कॉलेज डिग्री में? मुझे देख के बताएं इस टेबल में कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है। रिलेशन क्या है? फॉर एग्जांपल कॉलेज डिग्री के इंक्रीज होने से इनकम इंक्रीज हो जाती है, या डिग्री अगर आपके पास कम हो तो इनकम इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। क्या कोई रिलेशन लाई करता है यहाँ पे? यस यस मैम, मैम, इस जहाँ तरह का नजर आ रहा डिग्री ज्यादा क्या? है वहाँ पे इनकम भी है। ज्यादा है। अच्छा, जहाँ पे डिग्री ज्यादा है वहाँ पे इनकम भी ज्यादा है, ये रिलेशनशिप है। और क्या कोई आउटलायर्स हैं? आउटलायर्स का मतलब क्या होता है कि किस एक्सेप्शनल केसेस, जैसे एक ट्रेंड एग्जिस्ट करता है लेकिन कहीं कहीं कुछ एक्सेप्शंस है, ऐसी कोई बात है? यस मैम, ये सेकंड वाले में 21% है और इसकी 15,000 है, यानी कि वो कॉलेज कौन सी डिग्री। वाली ये सेकंड? यस मैम, ये हम्म, ठीक हो गया। अच्छा, आपको ने ये टेबल देखा, उसके बाद यही इंफॉर्मेशन जो है मैं इसी इंफॉर्मेशन को अगर ग्राफ में ड्रा कर देती हूँ। अब मैंने एक्स एक्सिस पे इनकम दी है, वाई एक्सिस पे डिग्री दी है और ड्रा कर दिया है। ये पॉइंट्स जो हैं वो हर स्टेट को शो कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, जो टेबल के अंदर देखना था वो आपको डिफिकल्ट लग रहा था, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा था। टेबल से आपको देखने में उनके दरमियान रिलेशनशिप फाइंड आउट करने में ज़्यादा टाइम लग रहा था। अगर मैंने उन्हीं को ग्राफ में शो कर दिया है तो अब मुझे पता चल रहा है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, जैसे जैसे कॉलेज की डिग्री इंक्रीज होती है तो इनकम भी इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, कॉलेज की डिग्री इंक्रीज हुई है तो इनकम भी इंक्रीज हुई है, लेकिन कुछ आउटलायर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, यहाँ पे यही था जो एक्सेप्शन आपको शो हो रही थी। यहाँ पे आपकी कॉलेज की डिग्री तो कम है 21 जो आप कह रहे थे, और यहाँ पे इनकम ज्यादा है, लेकिन ये यहाँ पे कुछ आउटलायर्स यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कॉलेज की डिग्री तो काफी ज्यादा है लेकिन इनकी इनकम बहुत लो है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी एग्जिस्ट करते हैं। तो आप जब ग्राफ में ड्रा कर, सेम चीज जब मैं यहाँ से दिखाती हूँ तो मुझे प्रोसेस, मेरे माइंड को प्रोसेसिंग करने में टाइम लगेगा, समझने में, अंडरस्टैंड करने में। और जब ये चीज मैं इधर से दिखा देती हूँ तो मुझे कम टाइम लगेगा। ठीक है, क्या आपको लगता है इधर कम लग रहा है टाइम?
यस मैम, यस काम मैम, लग इधर काम लग रहा है। तो हम ये चीजें क्यों कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करना है आपने कि हमने अपने डिजाइन पे, इंटरफेस पे इस तरह से लेके आनी है चीजों को कि वो आपको अंडर चीजें विजुअल फॉर्म में होंगी तो ह्यूमन माइंड जो है उसे इजीली और जल्दी परसीव कर सकता है। आपने यूजर के लिए आसानी लेके आनी है। तो आप उसको किस तरह से आप चीजों को, अगर आपके पास ये चीज है, आपने इसको प्रेजेंट करना था, अगर आप इसको इस तरह फॉर्म में शो कर देते तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, बैठ के आप इतना टाइम इसी पे कंज्यूम कर देते। हमने अगर इसको ग्राफ बना दिया है तो ये शो करना क्या है, ह्यूमन जल्दी परसीव कर लेता है इसे। Perfection is achieved not when there is nothing more to add, but when there is nothing left to take away. परफेक्शन क्या चीज होती है? किसी भी इंटरफेस में जैसे आपने डिजाइन बनाए हैं तो बहुत सी ऐसी चीजें होंगी, आप परफेक्शन ये नहीं होती कि व्हेन देयर इज नथिंग मोर टू ऐड, कि आप चीजें उसमें डालते जाएं और जितनी भी चीजें आ रही हैं आप ऐड करते जा रहे हैं अपने डिजाइन के अंदर। ये परफेक्शन नहीं है। परफेक्शन क्या होती है? व्हेन देयर इज नथिंग लेफ्ट टू टेक अवे। अब मैंने एक डिजाइन है, मैंने बनाया है, अगर उसमें एक मैंने बटन बनाया है वो मैं उसको निकाल भी दूं तो मेरा काम चल जाएगा, फिर भी मेरा वर्किंग परफॉर्म हो सकती है तो मुझे उसे निकाल देना चाहिए। जब किसी चीज के निकालने से काम परफॉर्म ना हो रहा हो, फंक्शनैलिटी खत्म हो जाती हो, तो तब आप उसे ऐड करें। अगर कोई अननेसेसरी चीज ऐड की हुई है जिसको निकाल देने से भी उसका वर्किंग परफॉर्म होती रहती है तो आप उसे निकाल दें तो वो ज्यादा बेटर है। इस पॉइंट की समझ आ गई है? परफेक्शन क्या होती है? व्हेन देयर इज नथिंग मोर टू ऐड। ये नहीं होती कि आप सारी चीजें अपने इंटरफेस, आपने सोचना है इंटरफेस के अंदर जितनी भी चीजें आ रही हैं, जितनी मल्टीपल एप्स देखी हैं, सबके जो जो पॉइंट्स थे आपने सब ऐड कर दिए। क्या ये अच्छी बात नहीं है? आपने देखना है क्या उसकी कंपल्सरी जरूरत थी। अगर वो ना होता, कोई एक, अगर एक लाइन भी आपने लगाई हुई है ना इंटरफेस पे, अगर उसको निकाल देने से कोई काम परफॉर्म नहीं होता तो फिर ऐड करें। अगर उसको निकाल देने से भी फंक्शनैलिटी हो रही है तो फिर आपने नहीं ऐड करनी वो। ठीक। आपने जो इमेजेस बनाने हैं, आइकन्स, वो रियलिस्टिक होंगे तो वो डेफिनेटली ज्यादा मीनिंग कन्वे करते हैं। आपने एक क्या होता है, दरमियानी ट्रेड ऑफ करना होता है। फॉर एग्जांपल रियलिस्टिक होंगे तो उनको प्रोसेसिंग करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, और अगर आपके रियलिस्टिक होंगे तो अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा इजी होते हैं वो ज़्यादा। आपने एक बैलेंस क्रिएट करके ट्रेड ऑफ कर लेना है, दरमियानी सिचुएशन में आ जाना है। हम कहते हैं याहू और गूगल की एग्जांपल लेते हैं तो गूगल अच्छा इंटरफेस है डेफिनेटली। गूगल बहुत सिंपल डिज़ाइन है, सिंपल डिज़ाइन की बेस्ट एग्जांपल गूगल है। याहू ने बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड कर दी हुई हैं, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर डिस्प्ले पे चीज़ें आपको शो हो रही होंगी। अच्छा डिज़ाइन कौन सा होता है? जो कि सिंपल होता है। डिज़ाइन को सिंपल बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? 3 टेक्निक्स हम पढ़ेंगे। कौन सी वो 3 टेक्निक्स हैं? रिडक्शन, रेगुलरिटी एंड डबल ड्यूटी। ये 3 टेक्निक्स हैं, रिडक्शन, रेगुलरिटी एंड डबल ड्यूटी। सबसे पहले रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? इन एसेंशियल एलिमेंट्स को निकाल दें। जो भी कोई चीज अगर आपको लग रहा है, आपने डिजाइन एक बना लिया है, जैसे आपने पहले असाइनमेंट में जितने भी इंटरफेसेस थे वो ड्रा कर लिए, आप वन बाय वन एक इंटरफेस सामने रखें, आप उसमें देखें कि क्या ये वाला जो बटन है इसको मैं निकाल दूंगी तो मेरा काम परफॉर्म हो सकता है, जितनी भी फंक्शनैलिटी है वो चल सकती है, अगर चल सकती है तो उसको निकाल दें। जितने भी आपने अननेसेसरी चीजें ऐड की हुई हैं जिनके बगैर भी काम चल सकता है तो आप उसको निकाल दे जाए। जैसे हमारे पास टीवी का रिमोट कंट्रोल होता है, उसमें बहुत से बटन ऐसे होते हैं जिनको हमने पूरी लाइफ में कभी यूज नहीं किया होता। जैसे वॉल्यूम का, पावर का और चैनल अप डाउन, ये वाला बटन सिर्फ आप यूज करते हो। उसके अलावा बहुत से ऐसे बटन होते हैं जिनको कभी भी नहीं यूज किया होता। अब उसको आप इसको सिंपल बना सकते हैं, इंटरफेस को, इस डिजाइन को सिंपल बनाया जा सकता है। सेम उसी तरह आप देखेंगे क्या आपके डिजाइन के अंदर कुछ इस तरह की चीजें हैं जिनको निकाल के आप बेटर डिजाइन बना सकते हैं। आप रिडक्शन में, हमने डिजाइन को सिंपल बनाना है, सिंपल बनाने के लिए हम एक टेक्निक चूज कर रहे हैं रिडक्शन की। रिडक्शन का क्या मतलब है? जितने भी इनएसेंशियल एलिमेंट है, अननेसेसरी एलिमेंट्स हैं वो निकाल दें। जिन भी चीजों को निकालने से आपका काम चल जाता है तो आप उनको निकाल दें। यहाँ पे
सिंप्लिसिटी की बेस्ट एग्जांपल्स दी हुई हैं। ये किस चीज के लिए आइकन यूज होता है, जल्दी से बताएं। ये आइकन क्यों यूज होता है? मैम डिसेबल पर्सन के लिए, जिसकी देखें आप, ये मीनिंग टांग कन्वे कर रहा है। ये सिंप्लिसिटी की यस मैम बेस्ट एग्जांपल है कि वो मीनिंग कन्वे कर रहा है। अब यहाँ पे देखें ये आइकन किस लिए यूज हो रहा होता है? बार्बर शॉप। नो मैम, वो किसी पैकेट के ऊपर होता है कि काट कर अगर करना है तो वहां पे ये बना होता कट करने के लिए होता है, इसके अलावा आप जो क्रॉप करोगे उसके लिए भी होता है। आप वो लेना चाहते हो, क्रॉप करना चाहते हो एक स्क्रीन, वो वहां पे भी होता है। तो ये इसको क्या सिंपल बनाया जा सकता है? हम इसमें से क्या कोई चीज निकाल सकते हैं कि स्टिल मीनिंग कन्वे हो रहे हूँ? है। नो मैम। यस मैम, डॉट लगा सकते हैं उस जगह पे, डॉटेड उस जगह को कर सकते हैं। किस जगह को? अगर कोई पैकेट के ऊपर कोई चीज काटनी है तो उसको डॉटेड कर सकते हैं, इस तरह भी है पैकेट्स। हम्म आप ये बताएं कि आपने हमेशा इस सारे को बताने का क्या मतलब है कि आपने सोचना है कि जो इंटरफेसेस आपने अभी तक डिजाइन कर लिए हुए हैं उसमें से अननेसेसरी चीजों को निकालना है, इनएसेंशियल एलिमेंट सबको निकाल देना है, जिनके बगैर भी हमारा काम चल सकता है। अब यहाँ पे देखें, लेफ्ट साइड पे आपको मर्सिडीज का ओल्ड लोगो दिखाया हुआ है और यहाँ पे न्यू लोगो है। देखें ओल्ड लोग, पुराना जो लोगो था मर्सिडीज का, उसके अंदर ये जो भी है लिखा हुआ है मर्सिडीज बेंज, और ये बहुत से फूल पता नहीं क्या क्या चीजें बनाई हुई हैं, ये डार्ट्स बने हुए हैं, और ये हमारे पास न्यू लोगो है। ये क्या है? हमने जो ओल्ड लोगो था उसमें से जो अननेसेसरी चीजें थी जिनके बगैर भी काम चल सकता था, मीनिंग कन्वे हो सकते थे, उनके बगैर भी मीनिंग कन्वे हो जाता है, उसको निकाल के एक न्यू लोगो बना दिया जो कि सिंप्लिसिटी की बेस्ट एग्जांपल है। ठीक, ये आपको शो हो रहा है? ये मर्सिडीज का पुराना लोगो है और ये न्यू लोगो है। यस मैम, श्योर। बेटा पुराने लोगों में देखें आपको कौन सा अच्छा लग रहा है इन दोनों में से? मैम अपनी जगह दोनों ही प्यारे हैं। बट न्यू वाला ठीक है, वो सिंपल है। न्यू वाला सिंपल मैम है। ज्यादा सिंपल है। हमेशा जो चीज सिंपलिसिटी होती है वो बेस्ट होती है, परफेक्ट होता है वो चीज जब जिसमें से कोई चीज निकाली ना जा सके, निकालने से मीनिंग कन्वे ना हो। वो चीज परफेक्ट नहीं होती जिसमें आप सारी चीजें ऐड करते जाएं, वो चीज अच्छी नहीं लगती। आपने हमेशा क्या होना है, हमारा माइंड सेटअप इस तरह से बनाना है, जैसे हम गूगल और याहू को देखें, आप याहू और गूगल के कंपैरिजन में गूगल बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल क्यों है? कि वो एक परफेक्ट चीज है। परफेक्ट कैसे है? कि वो सिंपलिसिटी की बेस्ट एग्जांपल है। उसने इतना सिंपल बनाया हुआ है कि आपका काम जो होता है, आप अपने टास्क पे फोकस रखते हो, आपका फोकस इधर उधर नहीं जाता। ये दोनों को कंपेयर करें, ये उनका पुराना लोगो था, ये न्यू लोगो उन्होंने दिया जिसमें से उन्होंने अननेसेसरी चीजों को निकाल दिया। इसका क्या मतलब है? रेस्टोरेंट में आगे हाईवे पे लगा होगा शायद। देखें आपका यहाँ पे आपको जस्ट इतनी से मीनिंग समझ आ जाते हैं। ये ये ऑर्गेनाइजेशंस ने बनाए होते हैं, आइकन सिंबल्स बनाए होते हैं साइन बोर्ड्स के लिए। तो ये भी एक प्रॉपर रिसर्च के बाद बने होते हैं ग्राफिक डिजाइन के। आपने मिनिमम मींस के साथ मीनिंग कन्वे करने हैं, आपने मिनिमम चीजों के साथ आपने मीनिंग कन्वे करना है, एक्स्ट्रा चीजें ऐड नहीं करनी। जो ज्यादा चीजें होती हैं वो मीनिंग कन्वे नहीं कर पाती, आपकी अटेंशन जो होती है इधर उधर मूव हो जाती है। क्या ये एक अच्छा लोगो है? नो मैम। इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? इस लोगो का मीनिंग क्या है? सिर्फ ये मैम पेट्रोल वाला लोगो, हम्म गैस गैस हम्म स्टेशन। हम्म हम्म। तो ये एक, अब हम कह रहे हैं कि सिंपल होना चाहिए जिसके अंदर से अननेसेसरी इनएसेंशियल सारी चीजें निकाल देनी चाहिए हैं। अब यहाँ उन्होंने कितनी ऐसी चीजें हैं जिनको निकाल के भी मीनिंग कन्वे हो जाएगा।
आपने ये चीजें देखनी है। अब आपने जितने भी स्केचेस बनाए हुए हैं उनमें आपने ये इन चीजों को जो जो लेक्चर में पढ़ाती हूँ साथ साथ आपने इम्प्लीमेंट करते जाना है। आपने देखना है कि क्या आपने कोई ऐसी तरह से तो नहीं बनाया हुआ जिसके निकाल देने से भी मीनिंग कन्वे हो जाए। मोबाइल की स्क्रीन जो होती हैं, जैसे मोबाइल ऐप बनाते हैं तो बहुत छोटी होती हैं, हमारे पास बहुत कम स्पेस होती है, लिमिटेड स्पेस पे हमें चीजें शो करवानी होती हैं, तो हमने उसे डेफिनेटली वाइजली यूज करना है। सिंपलिसिटी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप चीजें ऐड करते जाएंगे तो वो एक्स्ट्रा चीजों पे फोकस चला जाएगा, आपका फोकस नहीं रहेगा मेन पॉइंट पे, तो आप अननेसेसरी चीजों को निकालते जाएं और जस्ट वो चीजें शो करें जिनके बगैर काम नहीं चल सकता। मैंने कहा कि डिजाइन को सिंपल बनाने के लिए 3 टेक्निक्स यूज होती हैं। फर्स्ट, रिडक्शन, इनएसेंशियल एलिमेंट्स को निकाल दें। सेकंड टेक्निक, जब आपके पास आपने अननेसेसरी सारे एलिमेंट्स निकाल दिए हैं, अब आपके पास वो चीजें बची हैं जो कि नेसेसरी हैं, जिनके बगैर काम नहीं चल सकता। अब आप क्या करते हैं, उनको रेगुलराइज कर लें, रेगुलरिटी, उनके अंदर पैटर्न लेके आए। ह्यूमन का माइंड जो होता है वो पैटर्न्स पे भी अच्छा चलता है। हम एक दो पैटर्न देखते हैं और फिर हम यूज टू हो जाते हैं। जैसे आपने बहुत दफा देखा होगा, एक क्वेश्चन ऐड होता है फेसबुक सोशल मीडिया पे, 2+7 7+9, आगे वो एक पैटर्न चल रहा होता है और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है कि इसका क्या आएगा आगे। समझ आ रही है? जैसे 2+7 9, आगे 9+4, इस तरह से एक पैटर्न एग्जिस्ट करता है किसी सीक्वेंस में और लास्ट पे पूछा जाता है कि इधर क्या आएगा। तो वो ह्यूमन का माइंड पैटर्न्स पे अच्छा चलता है, वो यूज टू हो जाता है और वो उस पे सही जल्दी क्विकली एक्सेस कर लेता है। ब्रेन जो होता है उसकी वर्किंग अच्छी होती है, इसलिए जो हम सबसे पहले हम क्या कहते हैं, अनएसेंशियल अननेसेसरी एलिमेंट्स को निकाल देते हैं। दूसरे नंबर पे क्या करते हैं, हम जो चीजें जो हमारे पास जरूरी एलिमेंट्स बच गए हैं हम उनको रेगुलराइज कर लेते हैं, रेगुलर पैटर्न पे लेके आते हैं, उनमें कोई पैटर्न ले आते हैं। रेगुलरिटी इसके अंदर शो हो रही है। एक और पॉइंट क्या होता है, रेगुलरिटी, एक तो ह्यूमन का ब्रेन उस पर सही चल जाता है, पैटर्न के यूज टू हो जाते हैं और फिर आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं आगे क्या आएगा, आगे क्या ऑप्शन आएगी। दूसरा, एस्थेटिक सेंस भी होती है उसमें। एस्थेटिक किसे कहते हैं, जो देखने में अच्छा लग रहा हो। यहाँ पे ये देखें, ये कैसे बन रही है, इसमें रेगुलरिटी है कोई? आप बता दें मैम। ये बेटा ये देखें, ये ऐसे एक ट्रायंगल है। अच्छा, इसको देखने में अच्छी लग रही है? नो मैम, बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही। क्या लग एक्सक्यूज रहा मी है? मैम, मेरा इंटरनेट का इशू आ रहा है, तो ये लेक्चर मिल जाएगा मैम लाइव? जी जी, बेटर लेक्चर मिल जाएगा आपको, रिकॉर्डिंग मिल मैम मैं जाएगी। जा सकता हूँ, अटेंडेंस का इशू तो नहीं होगा? क्या है बेटा आपका रजिस्टर, कौन बात कर रहा है? अबू बकर? मैम अली यस मैम, अकबर वो मेरा क्लास वो। है मैम हमना की कंपाइलर की। ठीक है बेटा, आप जिन्होंने जाना है वो लोग चले जाएं, आपको इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और 2:30 वाला जो लेक्चर है आपका वो लाइव नहीं होगा, उसमें आपको आने की जरूरत नहीं है, वो उसकी भी मैं आपको रिकॉर्डिंग फॉर्म में दूंगी। कोई भी जी क्वेरी हुई मैम तो वो ठीक। आप मेरे से पूछ सकते हैं। जी मैम ठीक है। मैम फिर अटेंडेंस आपकी ले लेना, जिसने जाना है वो चला जाए। तो ठीक है, मैम मैं वो अटेंडेंस। हम मतलब मैम सब नहीं जाना है एक हिसाब से, तो वो अटेंडेंस जो है ना उसका देख लें। जी बेटा, मैं मार्क कर लेती हूँ अटेंडेंस। ओके। अच्छा बेटा, 1 मिनट ये वाला टॉपिक थोड़ा कंप्लीट कर लूँ, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे। ये एक जो टॉप स्टार्ट हुआ है ना रेगुलरिटी, इसको मैं कंप्लीट कर दूं, फिर वो दोबारा से क्रिएट करना मुश्किल हो जाता है कि सेंस। अच्छा ये देखें, ये कैसे बन रही है। सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल ली है, उसके अंदर आपने एक ट्रायंगल कॉर्नर में पॉइंट लगाए और एक ट्रायंगल बीच में से निकाल लिया, ये वाइट कर दिया प्लेन। इसके दरमियान में लगाया एक पॉइंट, इसके भी मिड में एक पॉइंट लगाया, इसके भी मिड वाले पॉइंट को कनेक्ट कर दिया और दरमियान में से हमने निकाल दिया, मतलब उसे प्लेन कर दिया। पहले टोटल ब्लैक था, हमने इसमें व्हाइट कर दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये हमारे पास अब कितनी बन गई हैं, ब्लैक कलर की 3 साइडों पे रह गई हैं। अब हमने हर ब्लैक के दरमियान में जो हमारे पास पॉइंट्स लगाए, पॉइंट यहाँ पे भी पॉइंट लगाया, इन तीनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। ठीक,
कनेक्ट करने के बाद हमारी जो बनी बीच में ट्रायंगल हमने उसको निकाल दिया, मतलब प्लेन वाइट कर दिया। यहाँ पे भी सेम उसी तरह से दरमियान में पॉइंट्स लगा के उसको निकाल दिया। ये भी ऐसे हुआ, हमने सो ऑन करते गए हैं, ये हमारा पैटर्न क्रिएट होता जाता है। और इस्लामिक आर्ट जो है उसमें रेगुलरिटी होती है। ये देखें, जितनी बताने का मकसद किया है कि रेगुलरिटी पे ह्यूमन का ब्रेन ज्यादा सही चलता है। तो आप जितना आपने एक पॉइंट किया है कि इनएसेंशियल चीजों को निकाल देना है और जो चीजें बच जानी है उनको रेगुलराइज कर लेना है। डबल ड्यूटी हमारा थर्ड पॉइंट है जिसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। अभी के लिए मैं आपकी अटेंडेंस ले लेती हूँ। आज के लेक्चर में कोई चीज आपको ना समझ आई हो? ठीक है बेटा, अटेंडेंस हो गई है, आप जा सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन होगा या कोई क्वेरी होगी तो मुझे मेल कर सकते हैं, मैं क्रिएट कर लूँगी ग्रुप। और कोई असाइनमेंट के बारे में कोई क्वेश्चन हो या कोई क्वेरी हो तो मुझे ईमेल में पूछ सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे बता दें, मैं जूम सेशन क्रिएट कर सकती हूँ आपके लिए। नेक्स्ट क्लास आपको रिकॉर्डिंग फॉर्म में मिल जाएगी, जो 2:30 वाली क्लास है उसमें आपको लाइव आने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है मैम।